20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश ने देखा। तब से लेकर अब तक हर किसी ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल बिलीफ और अपने अपने सोशल मीडिया एल्गोरिथम के हिसाब से इस घटना पर अपनी राय बना ली। लेकिन अगर आप किसी भी पूर्वाग्रह के साथ ये वीडियो देखने आए हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ हम किसी का पक्ष नहीं लेने वाले हैं। हम बात करेंगे छात्रों की, उनके मुद्दों की और उन लोगों की भी जिन्होंने उन्हीं छात्रों को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। बात पुलिस की बर्बरता की भी होगी और पुलिस पर हुए हमलों की भी। सवाल सरकार से भी पूछे जाएंगे और सवाल उन लोगों से भी पूछे जाएंगे जिन्होंने हजारों छात्रों की भीड़ तो इकट्ठा कर ली, लेकिन जब हालात बिगड़े तो नेतृत्व करने की बजाय खुद गायब हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। कल दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ उसके कई पहलू और हर पहलू अपने साथ कई गंभीर सवाल छोड़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात उन छात्रों की, क्योंकि इस शोर, इस धक्का मुक्की और इस राजनीतिक कोलाहल के बीच इस देश के भविष्यों के मुद्दे दफन नहीं हो सकते। कल सड़कों पर छात्रों का हुजूम उतरा। कुछ लोग आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वहां छात्र थे ही नहीं, लेकिन सच यह है कि हाँ, संभव है कि भीड़ में हर व्यक्ति छात्र नहीं रहा हो, लेकिन उस भीड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे छात्रों का था जिनका शायद किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। वे सिर्फ एक बुनियादी सवाल लेकर सड़क पर उतरे थे। आखिर उनकी मांगों पर कब तक चुप्पी रहेगी? पेपर लीक जैसे मामलों में जवाबदेही आखिर कब तय होगी? सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर छात्र मौजूद थे। जगह जगह नाकेबंदी थी। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया था। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के कई एग्जिट गेट्स भी बंद थे। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों का हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा था। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर आयु वर्ग के लोग वहां मौजूद थे। निर्धारित प्रदर्शन स्थल जंतर मंतर और उसके आसपास का पूरा इलाका, केरल भवन, अशोका रोड, चुनाव आयोग के सामने का क्षेत्र, कनॉट प्लेस के आसपास की सड़कें लोगों से भर चुकी थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने भी कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की थी ताकि भीड़ को अलग अलग हिस्सों में नियंत्रित किया जा सके। जंतर मंतर पर भीड़ जरूरत से ज्यादा हो चुकी थी। वहां की भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। मैं खुद उस भीड़ का हिस्सा था और एक समय वहां घुटन जैसा महसूस होने पर मैं उस इलाके से बाहर निकला। ऐसे में पुलिस ने आगे के कुछ रास्ते खोल दिए और थोड़ी थोड़ी दूर पर बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को केरल भवन की ओर डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरा देश देख चुका है। कुछ ही देर में नई दिल्ली का पूरा इलाका अराजकता और हिंसा की चपेट में आ गया। ऐसे ऐसे दृश्य सामने आने लगे जिन्होंने हर किसी को झकझोर दिया। हर तरफ पुलिस के बल प्रयोग की तस्वीरें थी, लाठीचार्ज की खबरें थी, प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने थे। सड़कों पर भगदड़ थी। कई रास्तों को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया था। लेकिन अब मैं आपको अपनी आंखों के सामने घटी एक घटना बताता हूं। उससे पहले यह दृश्य देखिए। यह दृश्य ठीक केरल भवन के सामने का है, जहां अभिजीत दीपके खुद एक ट्रक पर खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन तभी उन्होंने वहां मौजूद महिलाओं को आगे आने के लिए कहा और भीड़ से कहा कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, इसीलिए महिलाएं आगे जाओ। इसके बाद भीड़ में गुस्सा बढ़ने लगा। महिलाएं आगे आकर बैठ गई, जिसके बाद वहां मौजूद रैफ के जवान कुछ कदम पीछे हटे। उन्होंने थोड़ा स्पेस बनाया। दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक मौखिक बहस हुई और फिर मामला शांत हो गया। कुछ देर बाद अंदर से एक एम्बुलेंस निकल गई। एम्बुलेंस को निकलने के लिए पुलिस ने बैरिकेड खोली, रास्ता खाली कराया और एम्बुलेंस को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही पुलिस दोबारा बैरिकेड लगा रही थी, तभी बाहर से कुछ प्रदर्शनकारियों ने अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। बाद में एक और वीडियो सामने आया जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी एक रैफ जवान को घेर कर मारते दिखाई देते हैं और उसके तुरंत बाद उसी स्थान पर रैफ के दूसरे जवान पहुंचते हैं और लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर कल हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। कहीं आंसू गैस थे, कहीं लाठीचार्ज, कहीं पुलिस पर पथराव, कहीं पुलिस पर भीड़ का हमला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इस सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? अब हमारे दोनों पक्षों से कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, जब छात्रों पर लाठियां चल रही थी तब सीजेपी की लीडरशिप कहां थी?
अभिजीत दीपके के ट्रक के ठीक सामने जब छात्रों पर लाठियां बरस रही थी तब वो क्या कर रहे थे? वो छात्रों को बचाने या उन्हें संभालने के लिए आगे क्यों नहीं आए? जब चंद्रशेखर रावण के समर्थकों पर आंसू गैस चली थी तब वो वहां पहुंचे, पुलिस के सहयोग से छात्रों को वहां से निकाला भी। अगर ये काम वहां किया जा सकता था तो अभिजीत दीपके भी कर सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? अब दूसरा सवाल, अगर भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारी नहीं थी तो हजारों छात्रों को इतनी बड़ी संख्या में बुलाया ही क्यों गया? जब पुलिस और छात्रों के बीच सीधी भिड़ंत चल रही थी तब विजेता दहिया क्या कर रहे थे? जब जेपी नड्डा ने सौरव और आशुतोष रांका को बातचीत के लिए बुलाया था तब अपने समर्थकों को रोकने का निर्देश क्यों नहीं दिया गया? जब संसद जैसे संवेदनशील इलाके में जाने की अनुमति नहीं थी तब जबरन वहां प्रवेश करने की कोशिश क्यों की गई? अगर मार्च निकालना ही था तो पहले से अनुमति के लिए आवेदन क्यों नहीं किया गया? हजारों छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया? सीजेपी या उनके मंच पर आने वाले नेता, चाहे आतिशी मारलेना हो, मनीष सिसोदिया हो, योगेंद्र यादव हो, खुद उस भीड़ का नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे थे? हजारों छात्रों को बिना नेतृत्व और बिना बेहतर मार्गदर्शन के दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? वो कौन लोग थे जिन्होंने छात्रों को हिंसा के लिए उकसाया? छात्रों के इस प्रदर्शन में भीम आर्मी की भूमिका क्या थी? इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक रंग आखिर क्यों दिया गया? और पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले, गाड़ियां पलटने वाले और सड़कों पर उपद्रव मचाने वाले लोग आखिर कौन थे? इन सभी सवालों का जवाब आंदोलन के आयोजकों को देना होगा, लेकिन सिर्फ आयोजकों से ही नहीं, अब कुछ सवाल हमारे दिल्ली पुलिस और सरकार से भी। रैफ के जवानों ने अपने नेम बैच क्यों हटाए हुए थे? पुलिस की लाठियों में कीलें क्या कर रही थी? सिविल ड्रेस में हाथों में लाठी लेकर छात्रों पर हमला करने वाले आखिर वो अज्ञात लोग कौन थे? छात्रों पर इस तरह अंधाधुंध लाठियां क्यों बरसाई? महिलाओं पर पुरुष पुलिसकर्मियों ने लाठियां क्यों चलाई? इतने सारे मेट्रो स्टेशन बंद क्यों किए गए? छात्रों की जवाबदेही की मांग में आखिर क्या दिक्कत थी? सरकार ने हालात बिगड़ने तक का इंतजार क्यों किया? नीट पेपर लीक जैसे मामलों पर सरकार अब तक खामोश क्यों रही? अगर जेपी नड्डा आज अस्पताल जाकर घायल छात्रों से मिल सकते हैं तो क्या वही मुलाकात 1 महीने पहले नीट की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों से नहीं की जा सकती थी? अब सोशल मीडिया पर अलग अलग नैरेटिव चलेंगे। कोई कहेगा वहां भीम आर्मी थी, कोई कहेगा समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर मौजूद थे, कोई कहेगा आम आदमी पार्टी के नेता थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हालात यहां तक आखिर पहुंचे ही क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? उसकी सबसे बड़ी वजह थी सरकार की चुप्पी। लोकतंत्र में जब जनता किसी ज्वलंत मुद्दे पर लगातार सवाल पूछ रही हो और सत्ता लगातार मौन बनी रहे तो वही चुप्पी धीरे धीरे आग में घी का काम करती है। जब संवाद की जगह सन्नाटा ले लेता है तब सड़कें बोलने लगती हैं। लेकिन सवाल यह भी है, छात्रों से संवाद क्यों नहीं किया गया? संवेदनहीनता को इतना बढ़ने क्यों दिया गया? आखिर इस देश में सिस्टम की जवाबदेही कब तय होगी? इन सभी सवालों का जवाब सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों को देना, क्योंकि अंत में गलती चाहे किसी की भी रही हो, हार पूरे देश की हुई, हार लोकतंत्र की हुई। दिल्ली की सड़कों से जो तस्वीरें सामने आई वे किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए गर्व नहीं बल्कि गहरी चिंता का विषय है। याद रखिएगा, सवालों का जवाब लाठियां नहीं हो सकती, और उतना ही सच ये भी है कि सवाल पूछने का जरिया अराजकता नहीं हो सकती। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सत्ता सवाल सुनती है और आंदोलन अपने विवेक की सीमा नहीं भूलता। क्योंकि जिस दिन सत्ता संवाद छोड़ दे और आंदोलन संयम छोड़ दे, उस दिन हार किसी एक पक्ष की नहीं होती, उस दिन हार लोकतंत्र की होती है, और लोकतंत्र की हार में कभी किसी की भी जीत नहीं होती। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा कमेंट सेक्शन आपके संवाद के लिए खुला हुआ। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस देश में लोकतंत्र सबसे ऊपर है और इस देश का लोकतंत्र हमेशा बना रहना चाहिए। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एज न्यूज।